हेलो दोस्तों, राना क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं छठी जेपीएससी मेंस के सिलेबस के अनुसार जो सिलेबस में भी आप लोग देख सकते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है, इसका विस्तार से वर्णन करें। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नहीं लो सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो इसका उत्तर देखने का प्रयास करते हैं क्या होगा। तो प्रयोजन मूलक हिंदी आखिर है क्या। तो प्रयोजन मूलक हिंदी के संदर्भ में प्रयोजन शब्द के साथ मूलक उपसर्ग लगाने से प्रयोजन मूलक पद बना है। मतलब क्या हो गया, प्रयोजन शब्द के साथ मूलक क्या है, उपसर्ग लगने से ये बना है। प्रयोजन से तात्पर्य है उद्देश्य अथवा प्रयुक्ति। मतलब प्रयोजन का मतलब क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। और मूलक से तात्पर्य क्या हो गया, आधारित हो गया। तो उद्देश्य आधारित जो हिंदी है ये हो गया। अतः प्रयोजन मूलक भाषा से तात्पर्य हुआ कि किसी विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयुक्त भाषा। मतलब किसी चीज़ का उद्देश्य हो वैसी भाषा को प्रयोजन मूलक हिंदी कर। इस तरह प्रयोजन मूलक हिंदी से तात्पर्य है कि हिंदी का वह प्रयुक्तिपरक विशिष्ट रूप या शैली है जो विषयगत तथा संदर्भगत प्रयोजन के लिए विशिष्ट भाषिक संरचना द्वारा प्रयुक्त की जाती है। मतलब इसका स्पेशल भाषा लैंग्वेज होता है। विकास के प्रारंभिक चरण में भाषा सामाजिक संपर्क का कार्य करती है। भाषा के इस रूप को संपर्क भाषा कहते हैं। संपर्क भाषा बहते नीर के समान है। पौधा की अवस्था में भाषा के वैचारिक संदर्भ परिपुष्ट होते हैं और भावात्मक अभिव्यक्ति कलात्मक हो जाती है। भाषा के इन रूपों के दो नामों से अभिहित किया जाता है। पहला क्या हो गया, प्रयोजन मूलक, और दूसरा आनंद मूलक। आनंद विधायक भाषा साहित्यिक भाषा है। साहित्येतर मानक भाषा को ही प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं, जो विशेष भाषा समुदाय के समस्त जीवन संदर्भों को निश्चित शब्दों और वाक्य संरचना के द्वारा अभिव्यक्त करने में सक्षम हो। भाषिक उपादेयता एवं विशिष्टता का प्रतिपादन प्रयोजन मूलक भाषा से होता है। उसके बाद जानते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप क्या होता है। तो हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा है। इसके बोलने व समझने वालों की संख्या के अनुसार विश्व में यह तीसरे क्रम की भाषा है, यानी कि हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अतः स्वाभाविक ही है कि विश्व की चुनिंदा भाषाओं में से एक महत्वपूर्ण भाषा और भारत की अभिज्ञात राष्ट्रभाषा होने के कारण देश के प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का व्यापक प्रयोग हो। राष्ट्रीयता की दृष्टि से ये आसार उपकारक ही हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी के भाषिक अध्ययन का ही एक और नाम है, एक और रूप है। एक समय था जब सरकारी, अर्ध सरकारी या सामान्यतः कार्यलीन पत्राचार के लिए अंग्रेजी एकमात्र सक्षम भाषा समझी जाती थी। अंग्रेजी की युक्त महानता आज सत्य से टूटी चेतना की तरह बेकार सिद्ध हो रही है। चूँकि हिंदी में अत्यंत बढ़िया स्तरीय तथा प्रभावक्षम पत्राचार संभव हुआ है, अतः जो लोग हिंदी को अविकसित भाषा कहते थे, कभी खिचड़ी तो कभी क्लिष्ट भाषा कहते थे, या अंग्रेजी की तुलना में हिंदी को नीचा दिखाने की मूर्खता करते थे, उन्हें लगने लगा कि हिंदी वाकई संसार की एक महान भाषा है, हर एक दृष्टि से परिपूर्ण एक संपन्न भाषा है। राजभाषा के अतिरिक्त जो कि अन्य नए नए व्यवहार क्षेत्रों में हिंदी का प्रचार तथा प्रसार होता है, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म, मंदिर, धार्मिक संस्थानों आदि में। जीवन के कई प्रतिष्ठित क्षेत्रों में भी अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान और तकनीकी, शिक्षा, कानून और न्यायालय, उच्च स्तरीय वाणिज्य और व्यापार आदि सभी क्षेत्रों में हिंदी का व्यापक प्रयोग होता है। व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए भी हिंदी का प्रयोग सुविधाजनक और आवश्यक बन गया है। भारतीय व्यापारी आज हिंदी की उपेक्षा नहीं कर सकते। उनके कर्मचारी, ग्राहक सभी हिंदी बोलते हैं। व्यवहार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रयोजनों से हिंदी का प्रयोग किया जाता है। बैंक में भी हिंदी के प्रयोग का प्रयोजन अलग है, तो सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग का प्रयोजन अलग अलग है। हिंदी के इस स्वरूप को ही प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। मतलब हो गया कि व्यापारी लोग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, कार्यालय में जो कि सरकारी कार्यालयों में अलग हिंदी का हो गया, और बैंक की अलग हिंदी होती है। तो इस तरह जो इस हिंदी के इस स्वरूप को ही क्या कहा जाता है, प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जाता है। प्रयोजन मूलक रूप के कारण ही हिंदी भाषा जीवित रही।
आज तक साहित्यिक भाषा हिंदी का ही अध्ययन किया जाता था, लेकिन साहित्यिक भाषा किसी भी भाषा को स्थैतिक बनाती है और प्रयोजन मूलक भाषा उसको गद्यात्मक बनाती है। गतिमान जीवन में गद्यात्मक भाषा ही जीवित रहती है और प्रचलित रहती है। आज साहित्य तो संस्कृत में भी है, लेकिन उसका गद्यात्मक रूप प्रयोजन मूलक रूप में समाप्त हो गया है, अतः वह मृतवत हो गई है। हिंदी का प्रयोजन मूलक रूप अधिक शक्तिशाली तथा गद्यात्मक है। हिंदी का प्रयोजन मूलक रूप न केवल उसके विकास में सहयोग देता, बल्कि उसको जीवित रखने एवं लोकप्रिय बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता। तो इसका मतलब हो गया कि संस्कृत का आप उदाहरण देख सकते हैं, क्योंकि संस्कृत साहित्य का उसका उपयोग ज़्यादा नहीं हुआ या उसका प्रयोजन ज़्यादा नहीं हुआ, तो उसके कारण वो क्या है, मृतवत अवस्था। लेकिन हिंदी जो है आज भी है, जो कि पूरी जीवित अवस्था में है। इस प्रकार विभिन्न प्रयोजनों के लिए गठित समाज खंडों द्वारा किसी भाषा के ये विभिन्न रूप या परिवर्तन ही उस भाषा के प्रयोजन मूलक रूप हैं। अंग्रेजी शासन में यूरोपीय स्तर से हमारा सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचा काफ़ी बदला। धीरे धीरे हमारे जीवन में नई उद्भावनाएं जैसे पत्रकारिता, इंजीनियरिंग, बैंकिंग पनपी। तदनुकूल हिंदी के नए प्रयोजन मूलक भाषा रूप भी उभरे। स्वतंत्रता के बाद तो हिंदी भाषा का प्रयोग क्षेत्र भी बहुत बढ़ा है और तदनुरूप उसके प्रयोजन मूलक रूप भी बढ़े हैं और बढ़ते जा रहे हैं। साहित्यिक विधाओं, संगीत, कपड़ा बाजार, सट्टा बाजारों, चिकित्सा व्यवसाय, खेतों खलिहानों, विभिन्न शिल्पों और कला व खेलों के अखाड़ों, कोर्टों, कचहरियों आदि में प्रयुक्त हिंदी पूर्णतः एक नहीं है। रूप रचना, वाक्य रचना, मुहावरों आदि की दृष्टि से उनमें कभी कभी थोड़ा कभी अधिक अंतर स्पष्ट है और ये सभी हिंदी के प्रयोजन मूलक परिवर्तन और उपरूप है। तो ये हो गया आपको हिंदी का स्वरूप, ये प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप। अब जानते हैं प्रयोजक मूलक हिंदी की विशेषताएं। तो क्या क्या विशेषताएं हैं? प्रयोजन मूलक भाषा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है, तो इसको बांटते हैं। पहला में वैज्ञानिकता के रूप में बांटते हैं। तो प्रयोजन मूलक शब्द पारिभाषिक होते हैं। किसी वस्तु के कार्य कारण संबंध के आधार पर उनका नामकरण होता है, जो शब्द से ही प्रतिनिधित्व होता है। ये शब्द वैज्ञानिक तत्वों की भांति सार्वभौमिक होते हैं। हिंदी पारिभाषिक शब्दावली इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है? अनुप्रयुक्तता। उपसर्गों, प्रत्ययों और सामसिक शब्दों की बहुलता के कारण हिंदी की प्रयोजन मूलक शब्दावली स्वतः अर्थ स्पष्ट करने में समर्थ है, इसलिए हिंदी की शब्दावली का अनुप्रयोग सहज है। वाच्यार्थ प्रधानता। तो हिंदी के पर्याय शब्दों की संख्या अधिक है, अतः ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों में उसके अर्थ को स्पष्ट करने वाले भिन्न पर्याय चुनकर नए शब्दों का निर्माण संभव है। इससे वाचिक शब्द ठीक वही अर्थ प्रस्तुत कर देता है, अतः हिंदी वाच्यार्थ भ्रांति नहीं उत्पन्न करता। तो तीसरा ये हो गया। अब चौथा क्या है? सरलता और स्पष्टता। हिंदी की प्रयोजन मूलक शब्दावली सरल एवं और एकार्थक है, जो प्रयोजन मूलक भाषा का मुख्य गुण है। प्रयोजन मूलक भाषा में अनेकार्थक दोष हैं, हिंदी शब्दावली इस दोष से क्या है? मुक्त है। इस तरह प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में हिंदी एक समर्थ भाषा है। स्वतंत्रता के पश्चात प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में स्वीकृत होने के बाद हिंदी में न केवल तकनीकी शब्दावली का विकास हुआ है, वरन विभिन्न भाषाओं के शब्दों को अपनी प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया है। आज प्रयोजन मूलक क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धि इंटरनेट तक की शब्दावली हिंदी में उपलब्ध है और निरंतर नए प्रयोग हो रहे हैं। अब जानते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी के अवरोध क्या हैं। ब्रिटिश शासकों ने अपने उपनिवेशों में एक महत्वपूर्ण कार्य किया था, अंग्रेजी को प्रतिष्ठित करने का। उन्होंने जिस अंग्रेजी को आरोपित किया था, उसका उद्देश्य अपने शासन के लिए योग्य कर्मचारियों को तैयार करना था। जनता से संपर्क के लिए भी हिंदी सीखते थे और शासन के लिए भारतीय भाषाओं को हेय बताकर अंग्रेजी के एक व्यावहारिक रूप का प्रचार कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने जीवन यापन से जुड़े क्षेत्रों में अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। राष्ट्रीयता की प्रबल भावना के कारण स्वदेश व राष्ट्रभाषा का समर्थन सभी राष्ट्र नेताओं ने किया था। संविधान निर्माताओं ने बिना किसी संशय के हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया। राजभाषा के साथ ही प्रयोजन मूलक भाषा का विकास प्रारंभ होता है। शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भाषा का संबंध समस्त सामाजिक प्रयोजनों से जुड़ जाता है, अतः 26 जनवरी 1950 से ही प्रयोजन मूलक हिंदी का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई
और समस्त सरकारी और गैर सरकारी संगठनों, शिक्षालयों, संचार माध्यमों, उद्योगों और तकनीकी संस्थाओं का उद्देश्य अपनी भाषा के माध्यम से कार्य करना था। अंग्रेजी शासकों ने इन कृतियों ने ही कालांतर में शब्दावली का रोना रोकर 15 वर्ष तक हिंदी के विकास को अवरुद्ध किया और अंग्रेजी को बनाए रखा। सरकारी व्याप्त से बने कोष जन सामान तक नहीं पहुँचे। उन्हें प्रतीक्षा थी राष्ट्रीयता के जोश की समाप्ति की, उसमें वे सफल रहे और राष्ट्रीयता की लहर का स्थान वोट बैंक की राजनीति ने ले लिया। क्षेत्रीय भाषाओं के विरोध का नया स्वर गूंजा और उत्तर बनाम दक्षिण, हिंदी बनाम अहिंदी के नाम पर अंग्रेजी का और अंग्रेजी के बल पर देसी अंग्रेजी का शासन रहा। इस प्रकार राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रतिष्ठा का स्वरूप है जो कि अधूरा रहा। इसके बावजूद है जो कि प्रयोजन मूलक हिंदी का विकास अवरुद्ध नहीं हुआ। सरकारी तंत्र की उपेक्षा के बावजूद विश्व को उपभोक्ता बाजार बनाने वाली विदेशी कंपनियां ने विज्ञान एवं सूचना के हिंदी महत्व को दिया। भारतीय चैनलों से अधिक विदेशी कंपनियां हिंदी प्रदेश में हिंदी को अपनाकर आगे बढ़ रही है, क्योंकि उनकी दृष्टि से वोट बैंक पर नहीं पूंजी बैंक पर है और इस पर नियंत्रण करने के लिए चित्रपट जगत, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और सूचना तंत्र हिंदी की उपेक्षा नहीं कर सकते थे। इस तरह प्रयोजन मूलक हिंदी के मार्ग में अनेक अवरोध स्वतंत्रता से प्राप्ति आ रही है, उनका सामना करते हुए भारत की यह भाषा अपना अस्तित्व अधिक प्रभावशाली बनाए जा रही है। अब अंततः निष्कर्ष क्या निकला? तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि साहित्यिक भाषा को प्रतिष्ठा दे सकता है लेकिन विस्तार नहीं देता। भाषा को विस्तार देता है उसका प्रयोजन मूलक स्वरूप। प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में हिंदी का वैश्विक प्रसार मिला है। हिंदी के प्रयोजन मूलक स्वरूप के विकास के कारण ही आज संपूर्ण भारत में हिंदी को समझने और बोलने वाले मिल जाते हैं। यह आवश्यक है कि यदि सही अर्थों में राजभाषा के क्रियान्वयन होता तो आज हिंदी का प्रसार विदेशों में भी हो गया होता, लेकिन हिंदी का विकास राजकीय प्रयोजनेतर माध्यम के द्वारा हो रहा है, जिनमें चलचित्र, दूरदर्शन और उद्योग व्यापार के विदेशी प्रतिष्ठानों का योगदान अधिक है। इसलिए आज हिंदी के प्रयोजन मूलक संदर्भों के से क्षेत्र जुड़े हैं, राजभाषा और उससे संबंधित कामकाजी क्षेत्र, दूसरा पत्रकारिता, तीसरा श्रव्य माध्यम, चौथा दूरदर्शन व चलचित्र, पांचवा अनुवाद और उसके माध्यम के विज्ञान, तकनीक और व्यवहार। इन क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग ज्ञान है आज भी उपभोक्ता सभ्यता में हिंदी और हिंदी भाषा को प्रतिष्ठित कर सकता है। तो ये प्रयोजन मूलक भाषा का पूरा विस्तार से, अगर आप इसको वीडियो के बार बार सुनेंगे तो ये क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते। तो हिंदी से और अन्य विषयों से संबंधित, क्योंकि अभी और लोग हिंदी ही पढ़ेंगे तो और भी वीडियो में डालूंगा हिंदी से संबंधित, जिससे सिलेबस है जो कि मैं सोचूंगा कवर हो जाए और कम से कम एक बार भी सुन लेते हैं, जिसे परीक्षा में आप लिख सकते हैं। और ये पेपर 2 के लिए मैंने बनाया है। तो इसी के साथ धन्यवाद।